गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 12 और आज देखेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में। तो शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में पहली बात क्या हमें जाननी चाहिए, कौन से आर्टिकल में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 63 में प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में प्रावधान है उपराष्ट्रपति का। और उसमें क्या लिखा हुआ है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, यह पद कहां से प्रेरित है या कहां से लिया गया है। तो ये अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए वहीं से शुरू करते हैं। पहली बात है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको जो योग्यता चाहिए वो कौन सी होती है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए मुख्य योग्यता सेम योग्यता जो कि राष्ट्रपति की है, सेम उपराष्ट्रपति की है। जैसे आयु, आयु मतलब न्यूनतम आयु बेसिकली। उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। क्यों? एक रीजन तो यही है इसका, क्योंकि यह राष्ट्रपति का पद धारण करता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उतनी आयु तो हो कम से कम। बाकी योग्यताएं समान है। एक जो डिफरेंस करता है इसके लिए, एक है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। और राष्ट्रपति में क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। ठीक है, बनने की योग्यता हो। राज्यसभा का सदस्य क्यों? क्योंकि यह राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है, का सभापति भी होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो ये दो योग्यताएं याद रखनी है जो आपके लिए पूछी जाती हैं। बाकी तो सब में कॉमन है कि लाभ का पद ना हो, लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद से सीधा मतलब कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, एक सीधे सीधे शब्दों में। कुछ पद है जिनको छूट दे रखी है, जैसे कि कोई मंत्री है, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है। आप विधायक हैं, सांसद हैं, ये सारे लाभ के पद में नहीं आते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में क्या है, इसका जो निर्वाचक मंडल होता है वो कैसा होता है। निर्वाचक मंडल मतलब लोगों का समूह जो चुनने का काम करता है। निर्वाचक मंडल जो वोटर होते हैं, वोटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग देख लीजिए जो बोलते हो। ठीक है, वोटर्स का समूह क्या कहलाता है, इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल। तो इसमें वोटर्स कौन होते हैं, तो इसके निर्वाचक मंडल में सांसद शामिल होते हैं। सभी सांसद, आप जो व्यवहार में समझते हैं, सांसद कौन होते हैं, संसद के सदस्य। संसद का मतलब क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सभी सदस्य, इन दोनों के सभी सदस्य। सभी सदस्य हमने जब कह दिए तो इसका मतलब यह है, इसमें नामित या नाम निर्देशित और निर्वाचित दोनों ही शामिल हैं इसमें। ये हो गया इनका निर्वाचक मंडल। चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की विधि, कौन सी विधि से चुनाव होता है। इनके निर्वाचन की विधि सेम है जैसे कि राष्ट्रपति की है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और जीतने के लिए इसके कोटा निर्धारित किया था। क्या? कोटा। कोटा कितना है? वैध मतों का 50% प्लस 1 वोट होने चाहिए। चूंकि इसमें सभी सांसद ही भाग लेते हैं, तो सभी सांसदों का मत मूल्य क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि सारा एक ही क्लास है, ग्रुप एक ही है, तो सभी सांसदों का मत मूल्य बराबर। यहाँ एक बात याद रख लेंगे नोट में, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है इसमें और कंफ्यूजन भी होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानमंडल के सदस्य या विधानसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ये हो गई आपकी चुनाव की विधि। कोटा हो जाएगा 50% प्लस 1, सभी सांसदों का मत मूल्य बराबर। अब ये चुनाव की विधि होगी, तो जो चाहे अपना पर्चा दाखिल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो जानना है यहाँ पर, जब ये चुन लिए गए तो इनको शपथ कौन दिलवाएगा? पहले तो शपथ का उल्लेख कहाँ पर है? शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में। यहाँ एक बात नोट करके रख लीजिएगा, सभी लोगों की शपथें कहाँ हैं? सभी लोग का मतलब है जो पद हैं, अन्य सभी पद की शपथ का उल्लेख कहाँ है? तीसरी अनुसूची में। ये हम राष्ट्रपति के समय भी हम चर्चा किए थे, फिर अगेन कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं है किसकी शपथ? या तो राष्ट्रपति की नहीं है और उपराष्ट्रपति की नहीं है। दूसरी बात यहाँ क्या है, शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक, तो ये हो गया शपथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर। कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष। लेकिन समय से पूर्व इस्तीफा दे सकते हैं। जैसे अभी किसने दिया है? हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़ जी ने। अभी 2025 में सितंबर में दिया समय पूर्व इस्तीफा। और इसके बाद क्या हुआ? चुनाव करवाया गया। चुनाव हुआ, कैंडिडेट 2 थे। कौन? एक तो बी सुदर्शन रेड्डी और दूसरे कौन थे? राधा कृष्णन जी, सीपी राधाकृष्णन। तो ये चुनाव जीत गए और ये हैं मौजूदा उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति ये हैं।
और ये हार गए थे। ये कैंडिडेट थे इंडिया अलायंस के, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे और इनको समर्थन प्राप्त था एनडीए का, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये इस समय की स्थिति है। धनखड़ जी ने 2025 में जो इस्तीफा दिया, इसका कारण इन्होंने क्या लिखा था? स्वास्थ्य वजहों से। याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब किस ग्राउंड पर इस्तीफा लोग देते हैं ये है। और ये कार्यकाल संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 67 में है। तो उसके बाद चुनाव करवाया गया। चुनाव कब तक करवाया गया, समय सीमा तो नहीं संविधान में निर्धारित है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है पद मुक्ति अगर करनी है, एक तो इस्तीफा से हो जाएगी, जो हमने देखा। दूसरा, इन्हें हटाया जा सकता है। पद मुक्ति अगर हमको हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव को केवल राज्यसभा में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कारण तो यही है कि राज्यसभा का सभापति होता है, तो प्रस्ताव को केवल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद 14 दिन का नोटिस, जो कि सबके मामले में है, चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो। 14 दिन का नोटिस किसको? उपराष्ट्रपति को। फिर राज्यसभा में प्रस्ताव, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कैसे करेंगे? प्रभावी बहुमत से, इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये क्या होता है? जो मौजूदा सदस्य संख्या है, मौजूदा सदस्य संख्या के बहुमत से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझना चाहें कि अभी सीटें मान लीजिए कि 245 सीटें हैं कुल। कहाँ? राज्यसभा में। 20 पद क्या हैं? खाली। 20 सीट्स वैकेंट हैं। खाली है का मतलब ये सीट पर चुनाव अभी हुए नहीं है। तो कुल अब बची कितनी? प्रभावी कितनी बची? 225। अब इसका हम बहुमत निकाल लेंगे। 225 का 50% आप लोग निकाल सकते हैं। 112, तो 224 हो रहा है। हमें इसका 50% निकालना है, +1 निकालना है। ठीक है, तो 113 हो जाएंगे सीटें। तो प्रभावी बहुमत कितना हुआ? 113। इतने लोग अगर समर्थन करते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय हट सकते हैं। इसके बाद अगला चरण भी है। अगला चरण क्या है? इसके बाद लोकसभा द्वारा सहमति दी जाएगी। लोकसभा द्वारा सहमति दी जाएगी। किस पर? प्रस्ताव। वही प्रस्ताव। और सहमति लोकसभा कैसे देगी? साधारण बहुमत से। इस तरह से ये पद से मुक्त हो जाएंगे उपराष्ट्रपति महोदय। अब देखते हैं इनके बारे में। पद मुक्ति हो गई। अगर इसका हम देखते हैं कि कार्यों के बारे में देखते हैं, तो कार्य क्या है?
कार्य है, यह राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन सभापति बोलते हैं। इंग्लिश में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राज्यसभा का पदेन सभापति। मतलब ये कि राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। ठीक है, राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना और बैठकों की अध्यक्षता करना राज्यसभा की, यह पीठासीन अधिकारी होता ही है। इसके अलावा जो डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन पिटीशन होती है या दल बदल के मामलों में निर्णय देना, सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करना, यह सामान्य काम है जो कि पीठासीन अधिकारी करता है। इसके अलावा सदन को स्थगित करना, एडजर्न करना या स्थगित करना। ये तो हो गए काम इसके। एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम ये है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। और इस वक्त इस इनको राष्ट्रपति का वेतन, जब ऐसा काम करेंगे तब इनको राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एंड सुरक्षा प्राप्त होगी। यहाँ एक चीज हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे नोट में, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद हो गया रिक्त, तो कौन देखेगा इसका काम? तब इसका काम देखेगा उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी रिक्त हो तब कौन देखेगा? तब देखेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश काम देखेंगे। मान लीजिए ये भी क्वाली रिक्त हो तो कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय का सीनियर मोस्ट जज, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जज या न्यायाधीश, जज को हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश। ये होगा क्रम। तो ऐसा क्या कभी हुआ है? तो हुआ है। कब? एक दौर था जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ। उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सॉरी, राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद पहले थे, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये तीसरे राष्ट्रपति थे हमारे। और इनका टेन्योर था
संभवतः 67 से 69 तक का। इनकी डेथ हो गई 1969 में, मृत्यु हो गई। तो इनका काम कौन देख रहा था फिर? उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो ये बन गए, ये उपराष्ट्रपति, इन्होंने काम देखा जो भी है। फिर इन्होंने क्या किया, जब उपराष्ट्रपति, इन्होंने इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर क्या घटना हुई? तब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तब क्या होगा? तब का पद कौन देखेगा राष्ट्रपति का? तब पद देखा था तत्कालीन चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। एम हिदायतुल्लाह उस समय के सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया, राष्ट्रपति बने या उनके कर्तव्यों का निर्वहन किया। और इनके बाद जब वो चुने गए तो वीवी गिरी बने। तो क्वेश्चन कभी एक बार कई बार पूछा गया है इनको लेकर के, हिदायतुल्लाह जी को, निम्न में से कौन सीजीआई भी रहा और राष्ट्रपति का पद भी संभाला? तो एम हिदायतुल्लाह साहब हैं। यहाँ पर जो चुनाव हुआ था वीवी गिरी का, यहाँ एक और बात आपको स्पष्ट कर दूं। यहाँ पे चुनाव जब लड़े थे ये वीवी गिरी, तो दो कैंडिडेट थे राष्ट्रपति के लिए। एक थे नीलम संजीव रेड्डी, ये कांग्रेस के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस समर्थित थे। और एक निर्दलीय चुनाव लड़ा था वीवी गिरी जी ने। तो गिरी जी जीत गए थे, ये हार गए थे। बाद में जब 1977 में चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब होता है उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ, वो अकेले ही थे, तो ऐसे ही चुन लिया गया, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी थे। ये रही हमारी पॉलिटी की एक छोटी सी स्टोरी जो घटित हुई। तो यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, हमारे जो दो राष्ट्रपति रहे, दो राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। कौन से? एक तो जाकिर हुसैन साहब, जिनकी चर्चा हमने की, और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये दो राष्ट्रपति रहे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो ये हमने इस बारे में समझा कि उपराष्ट्रपति का काम क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कौन बिना वेतन के काम करता है?
कौन बिना वेतन के कार्य करता है? तो ये उपराष्ट्रपति है। कैसे? जो उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि इसको वेतन, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास कोई काम तो दिया नहीं गया है, तो उसको काम क्या दिया गया है, बल्कि इसको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। सभापति के रूप में मिलता है। तो पेपर पर उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि एक ही व्यक्ति होता है वो, जो राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद, इनसे जुड़े हुए दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 जुड़ा हुआ है इस बात से कि एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, होगी, और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री हो। देखिए, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, प्राइम का मतलब होता है जो प्राइम मेंबर होता है। मंत्रियों में भी सबसे क्रीम वो है प्रधान या प्राइम। जैसे आपने प्राइम मेंबरशिप ले रखी होगी बहुत सारी चीजों की, जैसे कि अमेजन की प्राइम मेंबरशिप है, तो प्राइम का मतलब होता है एकदम क्रीम, टॉप। तो इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ये अनुच्छेद 74 में है। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता वाली, मंत्र मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता वाली नहीं होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। देखिए, ये आप सोचिए सलाह पर काम करेगा, तो आप लोगों को कभी-कभी लगता होगा सलाह से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसमें आगे भी लिख दिया गया, एक बार ऐसा मामला आया कि सलाह नहीं माने राष्ट्रपति, तो लिखा गया कि ये सलाह जो है, यहीं से कर देते हैं, ये सलाह बाध्यकारी होगी राष्ट्रपति के लिए। क्या होगी? सलाह बाध्यकारी होगी। ये बात उसमें जोड़ी गई। संशोधन 42 या 42वां संशोधन, हिंदी में ही लिख देते हैं। ये बात जोड़ी गई 42वां संशोधन से। और 42वां किसने किया था? अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, इंदिरा गांधी के समय का है, और इमरजेंसी का दौर है ये। ठीक है, फिर इसमें एक और बात जोड़ी गई। बाध्यकारी का मतलब क्या हो गया? अब राष्ट्रपति अपने मन से तो काम कर ही नहीं सकता, काम किससे करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से। देखिए, इसीलिए नाम राष्ट्रपति का चलता है कि फला राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति कर दी, उनकी नियुक्ति कर दी, लेकिन सलाह किसकी होती? मंत्रिपरिषद की, वही बाध्यकारी। तो राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? काफी कमजोर नजर आती है यहाँ पर, है ना? बाध्यकारी होगी। एक बात इसमें और जोड़ी गई कि राष्ट्रपति एक बार सलाह को मानने से
मना कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक बार कह सकता है कि एक बार फिर सोच लो भाई मंत्रिपरिषद को, लेकिन वही सलाह दोबारा दी जाएगी। दोबारा देने पर उसे मानना पड़ेगा, उसे मानना देने पर उसे उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। पर सलाह को मानने के लिए बाध्य। ये व्यवस्था कहाँ की गई? ये 44वां संशोधन द्वारा की गई। चलिए, ये तो 74 की बातें हो गई। असली खेल खेल है अनुच्छेद 75 में कुछ बातें हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? पहली बात तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। इसको समझाएंगे कैसे या आप समझेंगे कैसे? कोई प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ता है क्या? बोलो, लड़ता है क्या? नहीं। किसका चुनाव लड़ते हैं? सब लोग लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ते हैं। किसका चुनाव लड़ते हैं? लोकसभा सदस्य का। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनको कहते हैं सांसद। और कुल कितने सांसद हैं हमारे यहाँ? मान लीजिए कि 545। अब इन 545 लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं क्या कि हमारा नेता कैसा हो। अब कितना लोग चाहिए? कम से कम 50% प्लस 1, इतने लोगों का समर्थन हो जाए तो बन जाएगा नेता। और इस समय नेता कौन बना हुआ है? मोदी जी। सांसद लोकसभा के नेता कौन? मोदी जी। ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। अब मोदी जी नेता चुने गए, क्या हुआ? यहाँ पर मोदी को नेता इन लोगों ने चुन लिया। तो यहाँ पर जो नेता चुना गया, इस नेता को नियुक्ति करेगा कौन? नेता की नियुक्ति की जाएगी बाई राष्ट्रपति। सारे काम राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। बोल्ड लाइन में याद रख लीजिए। और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। अब सोचिए, अगर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है प्रधानमंत्री की, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। मतलब प्रधानमंत्री जी जिसको चाहेंगे उसी को नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति महोदय मंत्री। ठीक। अब एक यहीं पर कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, चाहे प्रधानमंत्री की अगर नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति, तो बाकियों की तो करेगा ही करेगा। ठीक है। मतलब केंद्र सरकार में कोई भी नियुक्ति हो रही बड़े पद पर, जहां पर लीडरशिप का रोल है, वो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की कर रहा है। नियुक्ति अगर ये कर रहा है तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के प्रति। तो ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, उत्तरदायी होंगे। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कट कर देता हूं, दो चीजें स्पष्ट करके। ये जो मंत्री हैं किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? किसके प्रति? दो उत्तरदायित्व होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत रूप से और दूसरा होगा सामूहिक रूप से।
सामूहिक रूप से का मतलब क्या हुआ? सारी मंत्रिपरिषद इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। सामूहिक जिम्मेदारी। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? ये राष्ट्रपति के प्रति होंगे। और सामूहिक रूप से किसके प्रति होंगे? लोकसभा के प्रति। ठीक। तो जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब तक खुश हैं तब तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और राष्ट्रपति के खुश होने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री खुश रहे। ठीक है, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे। अब सोचिए इनका कार्यकाल क्या होगा? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कुछ निश्चित नहीं है। फिर भी अगर कोई रहना चाहे तो अधिकतम 5 साल। निर्धारित तो नहीं है, फिर भी अधिकतम 5 साल। क्यों? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। 5 साल बाद वो भंग हो जाएगी तो मंत्री पद खुद ही खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया इनका। चलो इनकी उत्तरदायित्व फिक्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर उत्तरदायित्व हो गया, कुछ लोग हो सकते हैं क्या सांसद के हुए बगैर किसी को मंत्री बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बनाया तो जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति सांसद ना हो और उसको मंत्री बना दिया तो संभव तो है, लेकिन केवल 6 माह तक वह मंत्री रह सकता है। इसके बाद उसे चुनाव जीतना होगा या चुनाव लड़ना होगा। अब एक बात याद रखना है, अगर मंत्री किसी को होना है तो मंत्री होने के लिए आवश्यक है क्या? वह सांसद हो। सांसद चाहे वह लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, दोनों चीजों पर लागू है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में राज्यसभा का एग्जाम्पल लेते हैं तो मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री थे, हमारे पूर्व पीएम। और इस समय मोदी जी लोकसभा से हैं। सीट आप लोगों को पता ही होगी। मोदी जी के नाम ही लिख देते हैं पूरा पूरा, कंफ्यूजन ना हो। सीट कौन सी है इनकी? वाराणसी सीट से हैं। तो ये मंत्री बनने के लिए क्या आवश्यक है? सांसद होना। लेकिन इसका क्लॉज बाईपास क्या है? बना तो सकते हो किसी को मंत्री, लेकिन 6 माह तक ही रह पाएगा वो मंत्री के पद पर। इसके बाद उसे पद से हटना होगा या फिर चुनाव लड़के जीत कर आना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई सांसद 6 माह तक एब्सेंट रहे तो सदस्यता समाप्त। एक बात और याद रखना है, जब किसी सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सांसद की सदस्यता समाप्त, अब मान लीजिए वो सांसद मंत्री था तो मंत्री भी खत्म, मंत्री पद भी खत्म उसी वक्त। एक इसमें आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसको हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। दल बदल
अधिनियम, ये क्या बला है? ये जो है 52वां संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ईयर भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है तो 1985 द्वारा। और इसको किसमें रखा गया है? दल बदल अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली 10वीं अनुसूची में। तो दल और 10 द कॉमन है, याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में वर्णित। प्रावधान क्या किए गए हैं इसमें? प्रावधान क्या है? पहली बात कि कोई व्यक्ति कब अयोग्य हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन। अयोग्यता की शर्तें क्या हैं? कब कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं रहेगा। एक देखिए, इसको समझने से पहले 3-4 चीजें समझ लेते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि लोकसभा है, ठीक है, इसमें कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? एक तो होते हैं निर्दलीय, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं ना निर्दलीय चुने गए हैं। निर्दलीय का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इंग्लिश में, मतलब जो किसी दल से नहीं है, अकेले व्यक्ति खड़ा हो गया चुनाव लड़ने के लिए, उसका कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, मतलब जो किसी पार्टी से नहीं है, अकेले खड़ा है, वो निर्दलीय है। एक व्यक्ति ये हो गया। दूसरा हो सकता है किसी दल से खड़ा, बीजेपी से खड़ा है, बीएसपी से खड़ा है, सपा से खड़ा है। तीसरा हो सकता है नामित व्यक्ति हो। तो एक सदन में 3 तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। चौथा व्यक्ति स्पीकर होता है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो भी है। तो उसको तो छूट ही है, तो स्पीकर वाला तो पूछा ही नहीं जाता, कभी-कभी भले ही पूछ लिया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं एक-एक। निर्दलीय है जो, ये पार्टी में शामिल होगा, किसी पार्टी में अगर शामिल होगा। पार्टी का मतलब है राजनीतिक दल, जैसे कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस। निर्दलीय था कोई व्यक्ति, ये भाई साहब, और ये किसी पार्टी में शामिल हो गए, तो इनकी सदस्यता खत्म। पार्टी में शामिल, सदस्यता खत्म। एक। दूसरा, जो किसी दल पर चुनाव लड़ा, मान लीजिए कि बीजेपी से चुनाव लड़ा, सपोज कर लीजिए, और इसने मारी कल्टी, मतलब दल को बदल लिया इसने। क्या किया? दल को बदल लिया और शामिल किसमें हो गया? मान लीजिए कि कांग्रेस में शामिल हो गया, तो इसकी सदस्यता खत्म। सीधे कट मारो, खत्म क्यों करना है इसको, बार बार लिखना है। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक। एक कंडीशन और हो सकती है, कोई व्यक्ति नामित हुआ, नाम निर्दिष्ट नहीं होता जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो जो नामित व्यक्ति है, अगर वो 6 माह के बाद, नामित होने के 6 माह बाद किसी दल में शामिल, तो वो भी खत्म, उसकी भी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ये हो गई अयोग्यता की शर्तें। अपवाद क्या है, कब लागू नहीं होगा? एक और चीज यहां पर लिख लेंगे, एक कोई व्यक्ति है, दल का व्यक्ति, किसी भी दल का सदस्य है, और सदन में वोट हुआ लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उस दल का सदस्य है, मान लीजिए कि यही भाई साहब हैं, और मान लीजिए कि आईएनसी का वोट मेंबर है, और लोकसभा में वोटिंग हुई,
तो मान लीजिए कि कांग्रेस ने कहा कि पक्ष में वोट देना, पक्ष में वोट देना, ये पार्टी ने कहा। अब इन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ काम किया, पार्टी के निर्देश के खिलाफ, तो इनकी सदस्यता फिनिश हो जाएगी। बस अगर पार्टी ने कंडोन कर दिया, माफ कर दिया तो ठीक है, पार्टी ने माफ कर दिया तो ठीक है, 15 दिन का शायद समय होता है, अदरवाइज सदस्यता खत्म हो जाएगी। कुछ अपवाद भी हैं इसके, जैसे अपवाद का मतलब कब नहीं लागू होगा डिफेक्शन, जैसे किसी दल के 2/3 सदस्य दूसरे दल में शामिल हो जाएं। कैसे एग्जाम्पल में जैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दल है, सपा का ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके सदस्य मान लीजिए कि हैं 9 सदस्य हैं, तो 9 का 2/3 निकालेंगे तो कितना हुआ, 6। तो ये 6 सदस्य जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए, आईएनसी में शामिल। तब इनके ऊपर ये डिफेक्शन वाला लागू नहीं होता, तब ये अयोग्य नहीं होंगे, ये सदस्य बने रहेंगे। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में केस हुआ था शिवसेना का, जिसको एकनाथ शिंदे ने पूरा कब्जा कर लिया उस पे, ऐसे ही था वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लागू नहीं होगा, पहले ये 1/3 था, अभी कर दिया गया है 2/3, तो ये 2/3 को याद रखेंगे, यहाँ पर ये लागू नहीं होता है। तो ये हो गई आपके दल बदल के बारे में कुछ बातें। एक और बात हमें क्या याद रखनी है, मंत्रियों की संख्या भी सीमित कर दी सरकार ने, मतलब किसी सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, मंत्रियों की संख्या होगी 15%। कितनी होगी, 15%, कुल सदस्य संख्या का 15%। और ये प्रावधान जोड़ा गया था वाजपेयी के समय, एक संविधान संशोधन लाया गया था 91st वाजपेयी जी के द्वारा 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। कहाँ, कब से कब तक थी, अटल बिहारी वाजपेयी, एबीपी बोलते हैं, 1999 से 2004 तक सरकार रही। तो इनकी सरकार के समय लाया गया था, जिसमें मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या सीमित कर दी गई कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। इसमें पीएम शामिल है, इसमें पीएम समेत। तो ये हो गया प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में मोटी मोटी बातें। एक और पद है जिसकी हम चर्चा आज करना चाहेंगे, और वो है महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये, इसका उल्लेख कहाँ पर है, संविधान का अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। दूसरी बात, इसकी नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है, तो इसकी होती है नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करेगा, अब तो आप एक शब्द में बता सकते हैं, राष्ट्रपति। कोई नियुक्त होना चाहता है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए,
क्या योग्यता होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता हो। ऐसा क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, या फिर वह जूरिस्ट हो, मतलब विद्वान हो, विधिक विद्वान, विधि का महान विद्वान हो। जज बनने की योग्यता 10 साल की वकालत, 10 साल की वकालत का अनुभव हो, या 5 साल से जज हो। ये योग्यता अगर है तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता है। ठीक, अगर नियुक्ति हो भी गई तो इनका टेन्योर क्या होगा? कार्यकाल, कार्यकाल कुछ नहीं है। कार्यकाल होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब ये होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। प्लस एक बात यहाँ याद रखनी है आपको, जो अटॉर्नी जनरल होता है यह सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी नहीं होता है। इंग्लिश में हो जाएगा सीधे सीधे गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है। ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि यह अपना निजी काम, प्राइवेट निजी जो कार्य है, निजी कार्य कौन सा है? वकालत का। ठीक है, तो वो कर सकता है, यह अपना निजी कार्य जारी रख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है। न्यायालय में प्रैक्टिस, जो वकील होते हैं प्रैक्टिस करते हैं, न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, केस अपने लड़ सकता है अपने क्लाइंट्स के। लेकिन एक शर्त है इस पर, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। भारत सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। अब ये बात आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, लेकिन हम हैं, समझाते हैं कैसे। जब भी कोई केस होता है उसकी दो पार्टी होती है। मान लीजिए कि एक है सुमित, तो केस का नाम बनता है सुमित वर्सेस दूसरी पार्टी का नाम, ये होता है केस का नाम। या सुमित वर्सेस नितिन, ये भी हो सकता है केस, ये दोनों प्राइवेट पार्टी हैं। तो ये देखिए यूनियन ऑफ इंडिया यहां पर केस नहीं लड़ सकता। केस नहीं, मतलब सुमित की तरफ से ये खड़ा नहीं हो सकता, केस नहीं लड़ सकता। सुमित की ओर से, यहां याद रखिएगा, सुमित की ओर से। क्योंकि वकील किसका है? वो इसका है, यूनियन ऑफ इंडिया का वकील है वो, या अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, वकील छोटा शब्द है। तो सुमित के खिलाफ यहां नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर सुमित और नितिन का केस हो जाए तो यहां पर वो लड़ सकता है। सुमित की तरफ से केस लड़ सकता है, एपीयर हो सकता है।
लड़ने का मतलब होता है उनकी बातें रखना। ये कैन एपियर, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, और क्या है? इसको वेतन कितना मिलता है? जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। प्लस टेन्योर फिक्स नहीं है। इसका काम क्या है? इसका काम सबसे महत्वपूर्ण काम है भाई। क्या है? यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, लीगल ऑफिसर। काम क्या करेगा? जो विधि अधिकारी है तो स्वाभाविक सी बात है, सलाह देगा। या यूं कहें, देश का मतलब क्या? भारत सरकार। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। विधि अधिकारी का मतलब सीधा सा समझिए कि वकील होता है। जैसे आप लोग वकील करते हैं, तो ये सरकारी वकील होता है। तो विधि अधिकारी का मतलब ये सरकार को सलाह देता है, सरकार को सलाह देता है। किस मामले में? लीगल मामलों में। लीगल का मतलब विधिक, सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम, यह भारत सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में, कोई भी न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय की ही बात नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत सरकार की तरफ से बहस करता है, उपस्थित होता है। जैसे इस समय कौन है? आर वेंकट रमणी जी साहब। तो भारत सरकार की तरफ से बहस करता है। इसको कभी कभी पूछा जाता है कि कौन है जो पूरे देश की किसी भी कोर्ट में खड़ा हो सकता है। तो पूरे देश में किसी भी कोर्ट में खड़ा हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से खड़ा हो सकता है, ये पूछा जाता है। इसको एक और प्रिविलेज प्राप्त है। क्या? यह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। इसको याद रखेंगे, यह संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, किंतु वोट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? वोट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता है। सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है। जो भाषण का मतलब अपनी बात रख सकता है, भाषण से मतलब ये। तो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता। सब कुछ कर सकता है वहां पर। तो ये उसका प्रिविलेज प्राप्त है उसको। ये प्रिविलेज है अनुच्छेद 88 के तहत, कि संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वोट लेकिन नहीं कर सकता। प्लस इसे कुछ विशेषाधिकार जैसे कि मंत्रियों को प्राप्त होते हैं, वैसे ये भी प्राप्त है इसको। ये उसका विशेषाधिकार है कि संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता।
ठीक है, तो ये भाषण हमने जो लिखा है शब्द सही अच्छा होगा इसका शब्द बोल सकता है। ही कैन स्पीक। इसके अलावा वो ये भी है किसी जो कमेटी बनती है सदन की समितियां जो बनती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। संयुक्त बैठक हो रही है तो वहां भी भाग ले सकता है, ऐसा नहीं कि संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेगा। संयुक्त बैठक में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और जो संसदीय समितियां होती हैं उसमें भी भाग ले सकता है। लेकिन वोट नहीं करना है। ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये आर्टिकल जो 88 है अनुच्छेद 88 जो है यह मंत्रियों के ऊपर भी लागू होता है सेम। लेकिन मंत्री क्या कर सकते हैं वहां वोट दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे संसद। थैंक यू।